नमस्कार साथियों, मैं मनीषा बागोरा आपका स्वागत करती हूँ अदम्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। हमने जो पहले सीरीज चलाई थी वो साइकोलॉजी से संबंधित थी और आज हम जो सीरीज चलाने वाले हैं वो सामान्य हिंदी है ना। सामान्य हिंदी जो अभी सी-टेट के लिए भी जरूरी है और रीट मेंस के दोनों के लिए ही आवश्यक है ये। और वैसे भी सामान्य हिंदी जो है वो उसका जो हमने पेपर पैटर्न बनाया है वो बिल्कुल ऐसे ही बनाया है जैसे कि सी-टेट में आता है ना। तो आज हम जो ये नई चीज़ लेकर आए हैं आपके सामने, तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले जो आपके आएंगे क्वेश्चन में, तो एक गद्यांश आएगा जिसको पढ़कर जो है आपको क्या करने होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे और उन 5 क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा। तो सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कहता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वराज के आदर्शों को साकार करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश में सहकारिता आंदोलन प्रारंभ किया था, ठीक है। सहकारी उद्योग के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने पहल की और सहकारी चीनी मिलों की स्थापना का श्री गणेश किया। इन सहकारी चीनी मिलों ने ग्रामीण अंचलों के बहुमुखी विकास को नई दिशा प्रदान की। इससे एक और लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में बल मिला तथा दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों तथा श्रमिकों की अधिक श्री वृद्धि हुई। तो ये है आपका एक छोटा सा गद्यांश आपके सामने है और इसी से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर हमको देना है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, महात्मा शब्द में समास होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न होंगे जो आपको गद्यांश के अंतर्गत देखने होंगे और कुछ प्रश्न इससे जुड़ी हुई, है ना, इसमें जो शब्द आए हैं उससे जुड़ी हुई व्याकरण से संबंधित होंगे। तो ये वही व्याकरणात्मक प्रश्न है आपका। पहला प्रश्न है महात्मा शब्द में समास होगा, है ना। तो समास को देखना है। ऑप्शन ए में देखिए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी में है कर्मधारय समास, ऑप्शन सी में है द्वंद्व समास और ऑप्शन डी में है द्विगु समास, है ना। तो महात्मा जो है वह कौन से समास का शब्द माना जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा वह होगा कर्मधारय समास, है ना। तो कर्मधारय समास महात्मा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, ठीक है ना। जो ये आपका गद्यांश है, ये क्वेश्चन तो सब में आता है। आपका पहला ही क्वेश्चन यही होता है कि पहले जो है गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है ना। तो ऑप्शन ए में देखिए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में है लोकतंत्र, ऑप्शन सी में है सहकारी आंदोलन और ऑप्शन डी में है ग्रामीण क्षेत्र, है ना। तो बताइए इसका एक उचित शीर्षक कौन सा होगा, है ना। तो देखिए ऑप्शन स, है ना, सी यानी कि स है वह क्या होगा, सहकारी आंदोलन। सहकारी आंदोलन इस गद्यांश का उचित शीर्षक माना जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। वही आपका गद्यांश है। इसी गद्यांश में से 2 क्वेश्चन हमने पहले किए हैं और 3 क्वेश्चन आपके सामने अभी है। देखिए सहकारी चीनी मिलों की स्थापना का श्री गणेश किया वाक्य किस काल का है ना। देखो संधि समास सर्वनाम काल और आपके लिंग पुरुष, ये इन सब में से जो है व्याकरण के जितने भी आपके टॉपिक हैं उनमें से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर काल का प्रश्न पूछा गया है ना, कि सहकारी चीनी मिलों की स्थापना का श्री गणेश किया। अब देखो कौन सा है, किया से पता चल रहा है भूतकाल है, लेकिन भूतकाल के भी जो भेद है उनमें से हमको देखना है। ऑप्शन अ में देखिए सामान्य भूतकाल, ब में है आसन्न भूतकाल, स में है पूर्ण भूतकाल और द में है अपूर्ण भूतकाल, है ना। तो बताइए इसमें क्या होगा, है ना। तो कौन सा भूतकाल का कौन सा भेद होगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वह है अ, यानी कि सामान्य भूतकाल का यह वाक्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साकार, साकार शब्द का विलोम है ना। विलोम शब्द पर्याय भी पूछ सकते हैं। तो विलोम शब्द क्या होगा, ऑप्शन अ में देखिए आकार, ब में है प्रकार, ऑप्शन स में है विकार और ऑप्शन द में है निराकार, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा यानी कि साकार का विलोम शब्द जो होगा वह होगा निराकार, ठीक।
नेक्स्ट चलते हैं। लिखा है श्री गणेश का पर्याय है, यानी श्री गणेश शब्द जो है उसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है, उसका पर्याय क्या कह सकते हैं। ऑप्शन अ में देखिए भगवान, ब में देखिए महालक्ष्मी, स में देखिए शुभारंभ और द में है कोई नहीं, है ना। तो यहाँ पर जो श्री गणेश का पर्याय है ना, यानी कि उसका जो दूसरा और शब्द हो सकता है वह होगा शुभारंभ, है ना। शुभारंभ यानी कि शुभारंभ को हम श्री गणेश भी कह सकते हैं और श्री गणेश को हम शुभारंभ भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए जिस प्रकार से हमने अभी गद्यांश पढ़ा है उसी प्रकार से एक पद्यांश आएगा और उसके भी आपके कितने 5 जो है प्रश्न होंगे और उसका आपको उत्तर देना होगा। चलिए सबसे पहले हम पद्यांश को पढ़ते हैं। लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा, लक्ष्य है अति दूर दुर्गम मार्ग भी हम जानते हैं, किंतु पथ के कंटकों को हम सुमन ही मानते हैं। जब प्रकृति का नाम जीवन यह अकाल विराम कैसा। ठीक है ना। ये पथ जो लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथिक को जो है आराम कभी नहीं मिल सकता। पथिक का मतलब जो उस लक्ष्य की प्राप्ति करने वाला व्यक्ति है उसके बारे में कहा गया है कि लक्ष्य भले ही दूर हो और दुर्गम हो यानी कि कठिन हो, है ना, फिर भी हम मार्ग को तो हम जानते हैं, किंतु पथ के कंटकों को, है ना, पथ के यानी कि मार्ग में जितने भी आपके कांटे आ रहे हैं, पत्थर आ रहे हैं, है ना, इनके बारे में बताया है। यानी कि जितने भी कांटे और मतलब पत्थर का मतलब यहाँ पर संकट है, जितने भी संकट आ रहे हैं हम उनको सुमन मानते हैं, यानी कि फूलों के समान ही मानते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। जब प्रगति का नाम जीवन, है ना, प्रगति का नाम ही क्या है, जीवन है, यह अकाल विराम कैसा, यानी कि यह जो है विराम क्यों है। ठीक है, कैसा। धनुष से जो छूटता है बाण कब मग में ठहरा। ठीक है, देखते ही देखते वह लक्ष्य का ही भेद करता, लक्ष्य प्रेरित बाण है हम ठहरने का काम कैसा, लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। है ना, जो है धनुष जब बाण से छूट जाता है तो वह जो है अपनी बाण मतलब जो धनुष की जो वो होती है उसमें कैसे ठहर सकता है, यानी कि बाण तो निकाल देते हैं हम, है ना। तो वही है, देखते ही देखते लक्ष्य को वह क्या कर देता है, भेद देता है ना। लक्ष्य प्रेरित बाण है हम, यानी कि हम स्वयं वह बाण है, तो ठहरने का काम कैसा, है ना। लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। ठीक है ना। तो ये है आपका पूरा का पूरा एक पद्यांश है और इसको जो है हमने 4-5 प्रश्न है इसके, उसी को अब हम देखेंगे। देखिए छठा क्वेश्चन है, इस काव्यांश में, है ना, यानी कि इस पद्यांश में, काव्यांश भी बोल सकते हैं इसको, इस काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए, यानी कि जो सही एकदम परफेक्ट इसका शीर्षक होना चाहिए वो क्या होगा। देखिए ऑप्शन ए में है, अ में है लक्ष्य साधना, ब में है चलते चलो, स में है मत ठहर तू और द में है आपका पथिक विश्राम कैसा। ठीक है, ये हमको देखना है। अब देखिए बताइए इसमें जो इसका शीर्षक क्या होगा, उपयुक्त शीर्षक, इन सब में से अच्छा शीर्षक कौन सा होगा, सबसे बेस्ट कौन सा होगा, है ना। तो आपका ऑप्शन अ जो है वह बिल्कुल सही है, लक्ष्य की साधना, यानी कि लक्ष्य साधना, है ना, जो है इसका उपयुक्त शीर्षक माना जाएगा इस पद्यांश का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंटक किसके प्रतीक हैं, कंटक किसके प्रतीक हैं, यानी कि पथ में जो कांटे हैं वह किसके प्रतीक हैं, मैंने आपको बताया भी था। ऑप्शन अ में देखिए बाधा के, ऑप्शन ब में है संकट के, ऑप्शन स में है प्रलोभन के और ऑप्शन द में है कष्ट के, है ना। तो यानी कि जो हमारे सामने बाधाएं उपस्थित हो रही हैं मार्ग में, है ना, वो जो है वो इसका नहीं, बाधाएं नहीं होगा, सॉरी, ये जो है आपका ये नहीं होगा, बाधा के, संकट के, प्रलोभन के, कष्ट होगा, कष्ट, है ना। यानी कि हमें मार्ग में जितने भी कष्ट उठाने पड़ रहे हैं, है ना, जितने भी हमारे सामने जो है समस्याएं आ रही हैं वो सारी किस में होगी, कष्टमय होगी, इसलिए हम कंटक को किस में मानेंगे, कष्ट के रूप में मानेंगे, है ना। ये तो हमने पढ़ ही लिया था। इसी के देखिए दूसरे और क्वेश्चन है, यानी 2 हमने पहले कर लिए, 3 इसके साथ है। काव्यांश
किस गुण से ओतप्रोत है ना। देखो 3 प्रकार के गुण होते हैं, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और आपका ओज गुण, है ना। तो इसमें से ये जो आपकी कविता है या पद्यांश है ना, ये जो आपकी कविता और पद्यांश है वह किस गुण से ओतप्रोत मानी गई है, यानी कि इसमें किस प्रकार का गुण है। देखिए ऑप्शन अ में है माधुर्य गुण, ब में है ओज गुण, स में है प्रसाद गुण और द में है कोई नहीं, है ना। तो आप बताएंगे इसमें से कौन सा गुण होगा। माधुर्य में तो देखिए प्रेम प्रसंग होते हैं, श्रृंगार होता है। ओज में जो है ओजस्विता होती है, उत्साह होता है, इस प्रकार की जो कविताएं होती हैं। और प्रसाद में मिली जुली कविताएं होती हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ब बिल्कुल सही होगा, यानी ओज गुण से परिपूर्ण ये काव्यांश है। क्वेश्चन 9 देखिए, दूर दुर्गम, है ना, दूर दुर्गम में कौन सा अलंकार है। दूर और दुर्गम में कौन सा अलंकार है। देखो पद्यांश है तो पद्यांश में तो आपके गुण है ना, रस है, भाव है, अलंकार है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो वही क्वेश्चन पैटर्न आपके सामने लाया गया है। दूर दुर्गम में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन अ में देखिए रूपक अलंकार, ब में है अनुप्रास अलंकार, स में है उत्प्रेक्षा अलंकार और द में है व्यतिरेक अलंकार, है ना। दूर दुर्गम, तो यहाँ पर जो है आपका अलंकार होगा अनुप्रास अलंकार, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि दोनों जो है एक ही शब्द से चालू हो रहे हैं, ठीक है, आवृत्ति आ रही है इसमें। ये हो गया आपका। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है इसका पद्यांश का। काव्यांश में मूलतः भाव है ना, यानी कि काव्यांश में किस प्रकार का भाव यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। ऑप्शन अ में है निराशावादी, ऑप्शन ब में है विचारात्मक, ऑप्शन स में है व्यंग्यात्मक और ऑप्शन द में है आपका प्रेरणात्मक। यानी कि आपका इस काव्यांश के अंतर्गत जो मूल भाव है वह कैसा है, प्रेरणात्मक है, आपको प्रेरित करता है। ये जब काव्यांश पढ़ते हैं तो हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए हमने जो अभी पढ़े हैं, एक आपका गद्यांश था और एक पद्यांश था। अब आपके सारे क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो कुछ आपके जो होंगे सामान्य हिंदी से होंगे और कुछ जो होंगे आपके वो होंगे शिक्षण विधियों के अकॉर्डिंग, ठीक है। चले देखिए क्वेश्चन 11 में देखें, विश्लेषण विधि में प्रयुक्त है। विश्लेषण विधि, है ना, जो हमने पहले भी पढ़ ली है विश्लेषण विधि, उसी का यहाँ पर देखिए। ऑप्शन अ में है शब्द से पूर्ण, ठीक है। ऑप्शन बी में है वर्ण से शब्द, ऑप्शन सी में है शब्द से वाक्य और ऑप्शन डी में है वाक्य से पैराग्राफ की तरफ, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी ये जो विधि होगी, है ना, वो किस प्रकार की होगी, कहाँ से कहाँ तक चलेगी, है ना। यानी शब्द से पूर्ण की ओर चलेगी, या फिर आपके वर्ण से शब्द की ओर चलेगी, या शब्द से वाक्य की ओर चलेगी, या वाक्य से पैराग्राफ की ओर चलेगी, है ना। तो आपका जो होगा, है ना, यहाँ पर देखिए ये कैसे चलेगी, शब्द से पूर्ण की ओर, है ना, शब्द से पूर्ण की ओर ये विश्लेषण करती है। यानी कि प्रत्येक शब्द का, है ना, क्या करेगी, विश्लेषण करती हुई पूर्ण की ओर चलेगी, है ना। तो ये आपका जो यहाँ पर आंसर होगा 11th का, वो आंसर होगा आपका अ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए मौन पठन का लाभ है। देखिए मौन पठन और स्वस्वर वाचन और मौन वाचन जो हम पढ़ते हैं वही यहाँ पर आया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौन पठन या मौन वाचन का लाभ है ना। तो क्या होगा, ऑप्शन अ में देखिए उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलता है, ऑप्शन ब में है स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, ऑप्शन सी में है पठन की शुद्धता का संवर्धन होता है और ऑप्शन डी में है एकाग्र चित्त होकर ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करना, ठीक है। तो मौन पठन से हमें क्या लाभ मिलता है यहाँ पर हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो होगा मौन पठन का जो लाभ होगा वह होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। ये मौन पठन के द्वारा जो है हम इससे लाभान्वित होते हैं। अब देखिए रचनात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। रचनात्मक शिक्षण का मतलब जो हम कविता करते हैं, है ना, जो हम पद्य करते हैं, काव्यांश जो काव्य करते हैं हम, उसके बारे में है, यानी कि रचना, ठीक है। यहाँ पर ये बात आ रही लिखना करना। अब देखिए इसमें क्या होगा, क्रमबद्धता बनाना, ऑप्शन बी में है साहित्य सृजन की प्रेरणा देना, ऑप्शन सी में है सुसंबद्धता बनाना और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं, है ना। तो रचना शिक्षण की बात हो रही है। देखिए क्रमबद्धता,
साहित्य सृजन की प्रेरणा देना, साहित्य में गद्य और पद्य दोनों आ जाते हैं, और सुसंबद्धता बनाना, है ना, ये भी नहीं है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन जो है वह डी सही है। ठीक है, ये सृजनात्मकता कार्य है। नेक्स्ट देखते हैं 14वें क्वेश्चन में। देखिए, निम्नांकित में से कौन सा समस्या समाधान में अवरोधन नहीं है? अवरोधन का मतलब बाधक नहीं है, नहीं है को देखना है। ऑप्शन ए में देखिए नकारात्मक मानसिक वृत्ति, ऑप्शन बी में है चिंता, ऑप्शन सी में है अंतर्दृष्टि, और ऑप्शन डी में है निराशा, है ना। बहुत ही इजी है समस्या समाधान में। जब भी आप किसी प्रकार की समस्या का समाधान करने के लिए जाते हैं तो वहां पर यहाँ ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको आपके लिए बाधक नहीं होता है, यहाँ पर ये देखना है। देखिए, नकारात्मक जैसे आता है तो वैसे ही खत्म हो जाता है ना। चिंता भी हमारे समस्या के समाधान में बाधक होती है, हमें सोचने समझने की शक्ति हमारी कम हो जाती है चिंता से, और निराशा से तो हम सोचना समझना बंद ही कर देते हैं। तो इसका मतलब एक अंतर्दृष्टि है जो हमारी समस्या समाधान में बाधक नहीं है, बल्कि वह हमारी समस्या समाधान में क्या है, सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15वां। प्राथमिक स्तर हेतु शिक्षण की उपयुक्त विधि है। प्राथमिक स्तर, है ना, 1 से 5 तक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए वो स्तर शिक्षण की उपयुक्त विधि है, यानी किस प्रकार से उनको शिक्षण करवाएंगे। ऑप्शन ए में देखिए अनुकरण विधि, ऑप्शन बी में है प्रयास और भूल विधि, ऑप्शन सी में है व्याख्यान विधि, और ऑप्शन डी में है आपका खेल विधि, है ना। यानी कि छोटे बच्चों को 1 से 5वीं तक कक्षा के बच्चों को प्राथमिक स्तर के बच्चों को आपको किस प्रकार से सिखाना है या किस प्रकार से शिक्षण करवाना है। तो ऑप्शन आपका द बिल्कुल सही होगा, यानी खेल विधि के द्वारा जो है हम बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका साइन है विराम चिन्ह का, एक चिन्ह है, तो विराम चिन्ह का नाम है, यानी कि इस प्रकार का विराम चिन्ह का क्या नाम है ना। एक तो है ऊपर गोल और फिर नीचे आपका कोमा जैसा ये जो चिन्ह है, इसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन अ में देखिए अर्ध विराम, ऑप्शन ब में है विराम, ऑप्शन स में है अल्प विराम, और ऑप्शन द में है हंस पद, है ना। तो बताइए, विराम से भी, विराम एक आपका टॉपिक है, उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो देखिए ऑप्शन जो अ है अर्ध विराम कहते हैं इस चिन्ह को। इस चिन्ह को आप क्या कहोगे, अर्ध विराम। नेक्स्ट चलते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से, है ना। ऑप्शन ए में देखिए पर्याय, ऑप्शन ब में प्रसाद, ऑप्शन स में परिवर्तन, और ऑप्शन ड में है पारदुभाव। ठीक है, क्या है ये, पारदुभाव। बताइए कौन सा यहाँ पर सही है ना। तो पर्याय गलत है, इसको हम ऐसे लिखते हैं पर्याय। ठीक है, प्रसाद प्रसाद ऐसे लिखते हैं, परिवर्तन इट्स राइट आंसर, एंड प्रादुर्भाव, है ना, प्रादुर्भाव होता है, यहाँ पर प्रादुर्भाव लिखा हुआ है, यानी कि आपका यहाँ पर ऑप्शन सी जो है परिवर्तन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए वाक्यांश का एक शब्द बताना है आपको, जो ममत्व से रहित हो, जिसमें ममता न हो, वो वाली बात आ रही। ममत्व से रहित हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। ऑप्शन अ में है अममत्व, ऑप्शन ब में है निर्मम, ऑप्शन स में है ममत्व, और ऑप्शन ड में है ममता। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा, निर्मम, जिसमें जो ममत्व से रहित है उसे निर्मम कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए 19वां क्वेश्चन क्या कहता है, नाको चने चबाना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरों भी आपसे पूछे जाएंगे, है ना। नाको चने चबाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए में देखिए नाक से चबाना, ब में है नाक से खाना, स में है बहुत कष्ट झेलना, और द में है बहुत खाना, है ना। सीधी बात है, नाक से नहीं खा सकते, नाक से नहीं चबा सकते, और बहुत खाना भी नाको चने चबाना नहीं होता है। तो ऑप्शन जो आपका स है वह बिल्कुल क्या है, सही यहाँ पर होगा। ठीक है, चले आगे। चलिए ऑप्शन 20वां क्वेश्चन देखिए, चींटी के पर निकलना, ये एक लोकोक्ति है ना, चींटी के पर निकलना। ठीक है ना, देखिए ऑप्शन अ में है चींटी के पंख आना, ऑप्शन ब में है मरने के दिन आना, मरने के दिन निकट आना, ऑप्शन स में है
उड़ने के दिन आना, और ऑप्शन द में है दूर जाने के दिन आना, चींटी के पर निकलना। जो ये लोकोक्ति है ना, देखिए बारिश के दिनों में आपने देखा होगा चींटियां जो होती हैं उनके पर निकल आते हैं, है ना, और जैसे ही उनके पर निकल आते हैं तो हम ये समझ जाते हैं कि अब जो है चींटी मरने वाली है, क्योंकि वो ज़्यादा दिन तक जो है उसके बाद जी नहीं सकती है ना। तो यानी कि आपका जो ऑप्शन ब है वो बिल्कुल सही होगा, मरने के दिन निकट आना इस लोकोक्ति का अर्थ होगा। चलिए नेक्स्ट, देवर्षि है ना, देव धन ऋषि शब्द की संधि कीजिए। देखिए इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, गद्यांश में भी आते हैं और पद्यांश में भी आते हैं, है ना, और यहाँ पर आपके ऐसे अलग से भी आ सकता है। तो ऑप्शन जो है आपका अ है देव ऋषि, है ना, ब में है ऋषि देव, स में है अ और ब दोनों यानी कि देव ऋषि और ऋषि देव दोनों, और द में है देवर्षि, ठीक है ना, द में। तो यानी कि देव ऋषि नहीं है, ऋषि देव भी नहीं है, ये दोनों नहीं है, तो सी भी कट गया, और आपका जो द है देवर्षि बिल्कुल सही है, देवधन ऋषि ये संधि इसकी होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से शुद्ध वाक्य है। अब आपको वाक्य देखना है, जैसे हमने शब्द को देखा था उसी तरीके से वाक्य को देखना है। ऑप्शन ए में देखिए बुराई को बढ़ावा नहीं दो, ऑप्शन ब में है डर के मारे चोर दौड़ गया, ऑप्शन स में है दूध में कौन पड़ गया, ऑप्शन द में है तुम इसका दान देते जाओ। ठीक है, देखिए बुराई को बढ़ावा नहीं दो, नहीं देना चाहिए, ये होना चाहिए। डर के मारे चोर भाग गया, दूध में कौन गिर गया, ये होते हैं इसके सही। तो यानी कि यहाँ पर जो सही आपका वाक्य होगा वह होगा तुम इसका दान देते जाओ, यानी कि आपका जो डी है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 24 पर, यानी 24वां क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं, है ना। अब यहाँ पर अर्थ के आधार पर कौन सा प्रश्न आया है, क्रिया विशेषण से संबंधित प्रश्न आया है, कितने भेद है। ऑप्शन अ में देखिए 2, ऑप्शन ब में 3, ऑप्शन स में 4 और ऑप्शन द में है 6, है ना। क्रिया विशेषण हम सब पहले पढ़ चुके हैं और अब हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो अब हम सीधे क्वेश्चन को ही सोल्व करेंगे। ठीक है ना। तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं, है ना। तो जो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही होगा, यानी कि क्रिया विशेषण के कितने भेद माने जाएंगे, है ना। बताइए कितने भेद माने जाएंगे। जो आपका ऑप्शन सा है वो बराबर है, यानी कि 4 भेद माने जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है। गद्य शिक्षण की बात आ रही है, मैं शब्दार्थ को स्पष्ट करने की विधि कौन सी यहाँ पर है ये हमको देखना है। ऑप्शन ए अ में देखिए प्रश्नोत्तर विधि, ऑप्शन ब में है व्यास विधि, ऑप्शन स में है उद्बोधन विधि और ऑप्शन द में है खंडान्वयन विधि, है ना। जब हम शिक्षण जो है विधियां पढ़ते हैं उसके अंतर्गत हम गद्य शिक्षण की अलग पढ़ते हैं और पद्य शिक्षण की अलग पढ़ते हैं, है ना। और उसमें भी देखिए रचना शिक्षण, कविता शिक्षण, इन सबकी जो विधियां हैं वह अलग अलग है ना। तो यहाँ पर हमको गद्य शिक्षण की विधि तो पूछी है, किसके लिए पूछी है, शब्दार्थ स्पष्ट करने की, यानी कि जब हम जो है गद्य में शब्दार्थों को स्पष्ट करते हैं या शब्दार्थों का कुछ भी पता लगाते हैं, उसको तोड़ते मरोड़ते हैं, तो उसको किस विधि के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए में देखिए प्रश्नोत्तर विधि, ऑप्शन बी में है व्यास विधि, ऑप्शन सी में है उद्बोधन विधि और डी में है आपका खंडान्वयन विधि। ठीक है, तो आपका सही आंसर जो होगा वह होगा स, यानी उद्बोधन विधि के द्वारा शब्दार्थ स्पष्ट किए जाते हैं गद्य शिक्षण के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन से भी आपका मूल्यांकन, मापन, आंकलन, इससे भी प्रश्न आते हैं, है ना। तो ये भी आपको करना आवश्यक है। सत्र की समाप्ति पर यानी कि पूरा वर्ष समाप्त हो जाने पर किस प्रकार के मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन अ में देखिए नियोजनात्मक मूल्यांकन, ब में है निर्माणात्मक मूल्यांकन, स में है निदानात्मक मूल्यांकन और आपका द में है
संकलनात्मक मूल्यांकन, है ना। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन आपका सही होगा वो होगा ऑप्शन द, यानी कि संकलनात्मक मूल्यांकन जो है, यानी कि सारी जो है पूरी आपने सत्र में जितना भी अचीवमेंट किया है, जितने भी अंक प्राप्त किए हैं, सबको संकलन करना है। तो सारी सत्र की समाप्ति पर हम इसका संकलनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 27वां क्वेश्चन है, ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। देखिए ब्लूप्रिंट बनाते हैं, है ना, जब भी हम मूल्यांकन, मापन और इनकी बात करते हैं तो उसमें ब्लूप्रिंट भी आती है ना, ब्लूप्रिंट का निर्माण किया जाता है। ये जो आपने शिक्षण विधियों के साथ तो पढ़ाई है, लेकिन जब आपने बीएड की होगी तब यह आपने जरूर सीखा होगा ब्लूप्रिंट कैसे बनाई जाती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन अ में है शिक्षक निर्मित सामग्री, ऑप्शन ब में है शिक्षण के लक्ष्य, ऑप्शन स में है पाठ्य पुस्तक के प्रकरण और ऑप्शन द में है आपका प्रश्नों के प्रकार, है ना। क्या होता है ब्लूप्रिंट ढांचा जो तैयार करने के लिए उपयोगी नहीं है। कौन सी चीज उपयोगी नहीं है, तो आपका ऑप्शन अ जो है वह है ना, शिक्षक निर्मित सामग्री, इसका हम इसमें प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 28वां क्वेश्चन देखते हैं, नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रियों से है ना। नाटक का संबंध यानी कि जब आप नाटक देखते हो, है ना, तो उसमें कौन सी ज्ञानेंद्रिय आपकी काम करती है। ऑप्शन ए में है मुंह, बी में है कान, सी में है कान और आंख और डी में है आपका नाक। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम, है ना, जब भी हम नाटक देखते हैं तब हम नाटक में क्या करते हैं, कान और आंख इन दोनों ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हैं। यानी नाटक से संबंधित जो ज्ञानेंद्रियां होंगी वह कौन सी होगी आपकी, एक तो होगी कान और एक होगी आंख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय है। खेल विधि की बात हो रही है, खेल विधि को, है ना, खेल विधि को किसने प्रतिपादित किया है, किसने प्रचलित किया है। ऑप्शन अ में है रायबर्ड, ऑप्शन ब में है हेनरी कॉल्डवेल कुक और ऑप्शन सी में है मॉरिसन और ऑप्शन डी में है आपका मॉन्टेसरी, है ना। तो कुक के द्वारा यानी कि हेनरी कॉल्डवेल कुक के द्वारा जो है खेल विधि का प्रचलन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शिक्षा शास्त्री द्वारा स्कूल एक बाग है, अध्यापक, माली तथा बच्चे को पौधे के समान माना गया है। बहुत ही, है ना, पॉपुलर स्टेटमेंट है ये, है ना। तो किसने दिया है ये, क्या है, स्कूल तो एक बगीचा है ना, अध्यापक माली है और जितने भी बच्चे हैं वो पौधे हैं। यह स्टेटमेंट्स कितने दिया है। ऑप्शन अ में देखिए मॉन्टेसरी, ब में है मॉरिसन, स में है फ्रोबेल और द में है बैलार्ड, है ना। तो आपका सही आंसर होगा, यह स्टेटमेंट किसने दिया है, फ्रोबेल के द्वारा यह कथन कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए खत्म हो गया आज का सेशन हमारा। देखिए हमने कोशिश की है कि आप जो है सीटेट में जो अभी बच्चे 21 जनवरी के दिन एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, एक बार जरूर आप इन क्वेश्चंस को देखें। यही आपका पेपर पैटर्न भी यही है और इसी प्रकार के जो है प्रश्न आते हैं। ठीक है, गद्यांश होगा, पद्यांश होगा, शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न होंगे और सामान्य हिंदी से जो रिलेटिव आपके प्रश्न होंगे वह भी इसके अंतर्गत समाहित होते हैं और हमने भी करने की कोशिश की है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।